पढ़ाने वाली हूँ डीएलएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट सोशल स्टडीज। तो ये सब्जेक्ट जो है अल्टरनेटिव होता है, या तो बच्चे साइंस चूज करते हैं या सोशल स्टडीज चूज करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी यूनिट 1। यूनिट 1 काफ़ी बेसिक सी है। बेसिकली इसमें सोशल स्टडीज के बारे में नेचर, कंसेप्ट, स्कोप वो सब है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोशल स्टडीज की डेफिनेशन। हम डेफिनेशन पूरी नहीं पढ़ेंगे, हम कीवर्ड्स पढ़ेंगे, उसके की टर्म्स, जिसको यूज करके आप अपनी लैंग्वेज, ये की टर्म्स याद रखोगे और अपनी लैंग्वेज में एक डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी डेफिनेशन बड़ी भी होगी, सही भी होगी और इफेक्टिव आंसर होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पढ़ते हैं सोशल स्टडीज होता क्या है। सोशल स्टडीज बेसिकली है स्टडी ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल स्टडीज क्या है, स्टडी ऑफ सोशल एनवायरनमेंट दैट इज थ्रू द एनवायरनमेंट एंड फॉर द एनवायरनमेंट। ये जरूर आपको लिखना है। ठीक है, तो सोशल स्टडीज बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज थ्रू द एनवायरनमेंट एंड फॉर द एनवायरनमेंट। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फेमस एक डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, जो सबसे छोटे हैं, मैं आपको बताती हूँ, आप लिख लीजिए उसको। ये डेफिनेशन जी है जॉन मैकेलिस ने, ठीक है, लिखिए, मैं धीरे धीरे बोलूंगी। द सोशल स्टडीज आर कंसर्न्ड विद द मैन एंड हिज social and physical environment. They deal with human relationship. ये डेफिनेशन जॉन मैकेलिस ने दी है। आप अपने आंसर में पहले अपनी खुद की डेफिनेशन लिखेंगे जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, उसके बाद आप जॉन मैकेलिस की छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे। इसका आंसर जो है इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम आने वाले होंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि आंसर राइटिंग फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, आंसर तो सही होना ही चाहिए, लेकिन फॉर्मेट, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन आप उसके कुछ पॉइंट्स जानते हो बस, तो आप फॉर्मेट ऐसा कर दो आंसर का जिससे आंसर इतना इफेक्टिव हो जो एग्जामिनर है नंबर ना काट पाए। चलिए अब आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टडीज पे। तो सोशल स्टडीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम। सबसे पहले क्या है, सोशल स्टडीज क्या है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है रैदर दैन मिक्सचर। यानी कि एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिलकर एक सब्जेक्ट बनता है। जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, प्रिपरेशन फॉर लाइफ क्या है, हमारे दैनिक जीवन में हमें तैयार करता है, हमें जीने के लिए, ठीक है, लाइफ के लिए हमें प्रिपेयर करता है सोशल स्टडीज। फिर थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है सोशल स्टडीज इज रिलेशनशिप स्टडी। ठीक है, हम रिलेशनशिप समझते हैं ह्यूमन की नेचर से, नेचर की ह्यूमन से, तो ये सब क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है, तो जो हम सोशल स्टडीज में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिएट अवेयरनेस। अब सोशल स्टडीज क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है अवेयरनेस, अगर मान लीजिए कोई भी एग्जांपल आप लीजिए, जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन क्यों क्यों होता है, कॉज एंड इफेक्ट समझेंगे, तो वो क्या है, अब हमें पता चला कि यहाँ पे गड़बड़ है और इसको ठीक करी जा सकती है। इससे क्या होगा, लोगों में जब वो सोशल स्टडीज को पढ़ेंगे तो अवेयरनेस क्रिएट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज। स्कोप क्या है, देखिए सबसे पहला तो स्कोप यही है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है कि कहाँ गलती है और क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप को समझता है। ठीक है, लोगों का आपसी में, जैसे पॉलिटिक्स हो गई, ये सब चीजें हो गई, ये सब समझाने में सोशल स्टडीज मदद करता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है स्टडी ऑफ सराउंडिंग, हमारे आसपास में चीज है, कोई भी चीज है, जैसे मेरे आसपास में ये बोर्ड है, ये मार्कर है, तो इसकी भी रिलेशनशिप की स्टडी में कौन हेल्प करता है, सोशल स्टडीज। ठीक है, देन वी कम विद स्टडी ऑफ मैन्स स्ट्रगल। मैन्स का स्ट्रगल कैसे है, जैसे हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि इंसान पहले जो है पत्थर से आग जलाते थे। ठीक है, फिर वो अब जैसे अब माचिस आ गई और अब क्या हो गया, अब ऑटोमेटिक गैस आ गई है, तो ये क्या है, इवोल्यूशन है ह्यूमंस का, तो ये आपकी स्टडी सोशल स्टडी कराता है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिए डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, स्कोप। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ सोशल स्टडीज इज इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इजीली आप इसका आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, अलग अलग पॉइंट्स में या पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, आप सिंपल लिखेंगे। फर्स्ट में पहले तो आप लिखो सोशल स्टडीज एंड आर्ट, फिर उसको एक्सप्लेन करो। सोशल स्टडीज एंड मैथ्स, जितने भी सब्जेक्ट है वो सब लिख दो, आपके पॉइंट्स के पॉइंट्स बन जाएंगे और आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अब आर्ट में कैसे सोशल स्टडीज हो सकती है मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब
सोशल स्टडीज में क्या है, जो हिस्ट्री में थे, हिस्ट्री का कोई जैसे गुफाओं पे कुछ कुछ बना होता था तो उसको समझना भी आर्ट है, ठीक है। या आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ग्लोब बना रहे हो, तो सोशल स्टडीज वहां पे आर्ट में यूज हो गई, आर्ट हो गया। अब सेकंड नंबर पे लिख देना सोशल स्टडीज एंड आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कैसे, अब हिस्ट्री में एंशिएंट टाइम को इतने साल पहले वो सब कैलकुलेट करने के लिए कैसे इस्तेमाल आता है, तो सोशल स्टडीज इस्तेमाल आता है, ठीक है। अब उसके बाद सोशल स्टडीज एंड साइंस। देखो सोशल स्टडी साइंस की भी स्टडी है, कैसे, क्योंकि आप बिहेवियर समझते हो, आप लॉजिकली चीजों को समझते हो, और साइंस क्या है, बिहेवियरल फिनोमिनॉन है, ठीक है। तो ऐसे साइंस उसमें आता है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पे सोशल स्टडीज की कोरिलेशन विद द लाइफ। लाइफ से कैसे कोरिलेटेड होता है, देखो सोशल स्टडीज तो है ही लाइफ से रिलेटेड। आज के जीवन में इलेक्शन आते हैं, ये चीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। या कोई भी पैंडेमिक आ गई, सोशल स्टडी उसकी भी स्टडी है, तो वो लाइफ से रिलेट करती है। सोशल स्टडी हमारे दैनिक जीवन में भी काम आती है। तो ये इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट हो गया। आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सोशल स्टडीज एंड आर्ट्स, सोशल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, फिर ऐसे सारे सब्जेक्ट जितने भी आपको पता हो और आप इजीली समझा पाओगे, ठीक है उसको। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, सब्जेक्ट अंडर सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं एलिमेंट्री लेवल पे, कौन से लेवल पे, ये एलिमेंट्री लेवल पे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। वैसे सोशल स्टडीज बहुत वास्ट है, ठीक है, हमने सुना है ना, इंटीग्रेटेड है, मिक्सचर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री में कैसे सोशल स्टडीज का जो है रोल आता है, सबसे पहले हम समझते हैं टू लर्न द रेलिवेंट फैक्ट्स अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए हिस्ट्री हम यूज करते हैं कि पहले क्या होता था, पहले कैसे रहते थे। फिर हिस्ट्री इज द ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ये सेकंड पॉइंट है। ट्रेजर ऑफ नॉलेज क्या है, ट्रेजर क्या होता है, खजाना, ठीक है। नॉलेज का यानी कि ज्ञान का भंडार है हिस्ट्री, हमें पहले से और आज के टाइम पे कितना ह्यूमन इवॉल्व हुआ है हिस्ट्री से ही तो पता चलता है। फिर आता है थर्ड नंबर पे, हिस्ट्री थ्रोज द लाइट ऑन ह्यूमन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थ्रोज द लाइट ऑन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन के ऊपर लाइट थ्रो करता है। कैसे थ्रो करता है कि ह्यूमन का, इंसान का तरीका क्या है कि पहले भी वो ऐसा ही उसका बर्ताव था, बिहेवियर था, और आज भी ऐसा ही है, ठीक है। और डेवलप्स क्रिएटिव एबिलिटीज। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि क्रिएटिव एबिलिटीज कैसे डेवलप हुई, पहले कैसे लोग रहते थे और अब कैसे रहते हैं। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी कैसे सोशल स्टडीज के अंदर आता है और ज्योग्राफी में क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले तो रूरल और अर्बन सेटलमेंट दोनों को बताने में हमें हेल्प करता है। फिर सेकंड नंबर पे इकोनॉमी बताता है हमें कंट्री की। फिर थर्ड नंबर पे नेशनल इंटीग्रेशन और फोर्थ नंबर पे इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। इन दोनों को मैं समझाती हूँ। जैसे नेशनल इंटीग्रेशन है कि हम नेशन में, किसी भी नेशन में रह रहे हैं, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि उसके रहने वाले लोगों को उनके बारे में अवेयर करना, ठीक है। और इंटरनेशनल अफेयर्स या जो नेशनल अफेयर्स होते हैं उनको समझना, ये सब सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी के अंदर आता है। उसके बाद है एप्रिसिएशन टुवर्ड्स नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, ठीक है, बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, अब उसको पता चलेगा कि हमारे भारत में इतने माउंटेन्स हैं, इतनी रिवर्स हैं, एंड कौन कौन से सी टच होते हैं, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं। इससे क्या होगा, वो अप्रिशिएट करेगा नेचर को, जिस कंट्री में वो रह रहा है, या पूरी वर्ल्ड को, कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एक अच्छी नेचर में रह रहे हैं, तो अप्रिशिएट करेगा और नेचर में प्रिजर्वेशन की फीलिंग भी उसको आएगी, ठीक है। फिर आते हैं सिविक्स पे। सिविक्स कैसे होता है, सबसे पहले तो सिविक्स बच्चे को पढ़ाने से होता क्या है, बच्चे में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है बच्चे को। फिर थर्ड नंबर पे आता है इक्वालिटी समझता है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है जस्टिस, जितना भी आपका जस्टिस है ये सब आपका सिविक्स के अंदर आता है, ठीक है। जस्टिस हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, ये सब जो है किसके अंदर आता है, जस्टिस के अंदर आता है। बच्चे को अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज समझ में आती है, ये भी सिविक्स के अंदर आता है कि हमारे कर्तव्य क्या है हमारे देश के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स का पता चलता है बच्चे को किसमें, सिविक में, जो क्या हेल्प करता है बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारा था बेसिक कंसेप्ट आपका सोशल स्टडीज का। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल स्टडीज एंड वैल्यूज ऑफ सोशल स्टडीज। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सोशल स्टडीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखिए आपके बुक में एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं एम्स आपके सिलेबस में नहीं है और पेपर में कम टाइम बचा है, तो आप वही चीज कीजिए जो सिलेबस में है, इससे आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक है, और वर्थ होगा आपका पढ़ना। चलिए ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करने में, ठीक है,
देखो किसी भी सब्जेक्ट का बेस क्या होता है, अगर आप उस अंडरस्टैंडिंग की डेवलप नहीं होगी, जो चीज सिखाना चाह रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करना ही तो इसका बेस है, सोशल स्टडीज का बेस है। अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करने में अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अदर पॉलिटिक्स, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। फिर ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एक्वायरिंग सोशल स्किल्स। सोशल स्किल क्या है, सोशल स्टडीज इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे का सोशलाइजेशन हो सके, बच्चा जो है समाज में रह सके और समाज में जो बर्ताव होना चाहिए वो कर सके। अब बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसे सोशल स्किल्स नहीं मिली है, तो वो क्या करेगा, जैसे अगर कैसे बिहेव करना है अगर आप किसी के फ्यूनरल पे जा रहे हो, कैसे बिहेव करना है अगर आप किसी की मैरिज में जा रहे हो, तो वो सोशल स्किल्स है ना कि आपको कैसे मिलना है लोगों से और क्या चीजें करनी है, तो वो आपकी सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है आपका, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू डिजायरेबल एटीट्यूड, एटीट्यूड डेवलप करने में, ठीक है, बच्चे का एटीट्यूड टुवर्ड द सोसाइटी क्या है, ठीक है, कि जो सोसाइटी के रिजिड नॉर्म्स है वो उनको फॉलो ना करके जो फ्लेक्सिबल नॉर्म्स हैं, ठीक है, उन्हें फॉलो कर रहा है, या जो रूल्स में चेंजेस लाना चाह रहा है, ठीक है, रेवोल्यूशन लाना चाह रहा है, तो वो बच्चे का नेचर कैसे पता चलता है, जब उसके अंदर डिजायरेबल एटीट्यूड डेवलप होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है किसका, सोशल स्टडीज का। अब आपका आता है वैल्यूज ऑफ सोशल स्टडीज की। वैल्यूज ऑफ सोशल स्टडीज क्या है, आइए हम वैल्यूज पढ़ते हैं सोशल स्टडीज की। सबसे पहले वैल्यू है सोशल स्टडी की इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या है, जो आपके माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू यानी बच्चा जो है किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, लेकिन वो जो है कल्चर को समझे, ठीक है। थर्ड पे आता है मॉरल वैल्यू। मॉरल वैल्यू क्या है, जैसे ट्रस्ट, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, ये सब क्या है, मॉरल वैल्यू है जो कौन डेवलप करता है, सोशल स्टडी करता है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है नेशनल वैल्यू, अपने नेशन के प्रति वैल्यू, ठीक है, अपने नेशन के प्रति कि आपको कुछ गलत नहीं करना है, आपका नेशन है, आपको कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स द नेशन, ठीक है। तो ये आपकी नेशनल वैल्यू हो गई। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है सोशल वैल्यू। अगेन सोशल स्किल से रिलेट करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में अगर वैल्यू पूछेगा आपको ऐसे लिख के नहीं छोड़ देना, आपको एक्सप्लेन करना है, बेशक से 2 लाइन में कीजिए। और सिर्फ अगर वैल्यू पूछी है तो आप कहां से स्टार्ट करोगे आंसर राइटिंग, डेफिनेशन लिखने से, फिर उसके कुछ बेनिफिट्स लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप इस पॉइंट पे आना, उसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। हम थे सोशल वैल्यू पे, ठीक है, कि सोशल वैल्यू डेवलप करने में भी सोशल स्टडीज का हेल्प होती है। फिर सिविक वैल्यू, अब बच्चा एक कंट्री में रह रहा है, अब वहां का वो सिटीजन है तो उसकी कुछ सिविक वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद 7 पे आता है यूटिलिटी वैल्यू। अब ये तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन अपने रियल लाइफ में उसे इंप्लीमेंट नहीं किया, रियल लाइफ एप्लीकेशंस नहीं हुई, तो फायदा तो नहीं है कुछ पढ़ने का या समझने का सोशल स्टडीज को। तो ये आपका यूटिलिटी वैल्यू बताता है, ठीक है। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू ऑफ सोशल स्टडीज। अब हम पढ़ते हैं सोशल स्टडीज में करिकुलम का कंसेप्ट। अब हम पढ़ते हैं करिकुलम के बारे में, ठीक है। करिकुलम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट में और करिकुलम से क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले आप करिकुलम की डिफाइन कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कुरूरे, ठीक है। एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो है कुरूरे, जिसका मतलब होता है टू रन और रेस। रेस अब ये वैसी नॉर्मल बाइक से आप रेस कर रहे हो वो वाली रेस नहीं है, ठीक है। टू पास हर्डल्स, ऐसा रन, ऐसी रेस जिसमें आप हर्डल्स को, आपके जो लर्निंग प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उनको आप पास कर रहे हो, तो उसका सोल्यूशन जो आप निकाल रहे हो दैट इज करिकुलम, ठीक है। तो ये है करिकुलम का लैटिन वर्ड से जो आया है। और करिकुलम क्या है, बेसिकली करिकुलम एक एजुकेशन का पार्ट है जिसमें आप क्या समझते हो, व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न एंड व्हेन टू लर्न। व्हाट टू लर्न यानी कि आपको क्या पढ़ना है, कोई क्लास का बच्चा है, 3rd क्लास का बच्चा है, उसको किस सब्जेक्ट एरिया पे क्या पढ़ना है, वो व्हाट टू लर्न। हाउ टू लर्न, कैसे पढ़ना है, एक्टिविटी मेथड से पढ़ना है या किस मेथड से पढ़ना है, ठीक है। व्हेन टू लर्न, किस पीरियड ऑफ टाइम पे वो पढ़ना है, ये सब क्या होता है करिकुलम। तो करिकुलम के कीवर्ड्स ये हैं। करिकुलम आपको डिफाइन करना है तो आप ये कीवर्ड्स यूज करेंगे करिकुलम को डिफाइन कर। अब अगर आपको अपने आंसर को इफेक्टिव बनाना है तो आप ये वाला फ्लो चार्ट जरूर बना के आएंगे। ये फ्लो चार्ट क्या है, देखो एजुकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान से समझना। एजुकेशन एक प्रोसेस है, एजुकेशन एक प्रोसेस है जो कौन देता है, टीचर देता है, किसको देता है, स्टूडेंट को देता है। और करिकुलम इनके बीच में ब्रिज बनाता है, किसके, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। दोबारा, एजुकेशन एक प्रोसेस है,
जो टीचर स्टूडेंट को देता है, ठीक है, और इसके बीच में ब्रिज कौन बनाता है, करिकुलम इनके बीच में ब्रिज बनाता है। तो आप ये फ्लो चार्ट जरूर बना के आएंगे अपने पेपर में, इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ब्लॉसमिंग नॉलेज। नॉलेज को ब्लॉसम करता है, यानी बच्चे में एनरिच करता है, नरिश करता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोवाइड्स एक्सपीरियंसेस। करिकुलम जो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो स्कॉलर और को स्कॉलर एक्टिविटीज दोनों को बताता है, यानी कि एकेडमिक एक्टिविटीज और जो भी स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, वो भी बच्चे को बताता है। तो सेकंड नंबर पे एक्सपीरियंसेस हो गया। अब थर्ड नंबर पे क्या है कि बच्चे की इवैल्यूएशन में भी मदद करता है। कैसे कि बच्चे को बता दिया कि इस लेवल का बच्चा ये चीज करेगा, ठीक है, लेकिन उसको इवैल्यूएट करना, उसका टेस्ट लेना, वो सब क्या है, वो भी करिकुलम डिसाइड करता है। फिर आपका फोर्थ नंबर पे आता है सेट्स टारगेट फॉर स्टूडेंट, ठीक है, टारगेट स्टूडेंट के लिए बनाता है। कैसे कि मान लीजिए क्लास 3 का बच्चा है, उसको आप क्लास 7 का कंटेंट तो नहीं पढ़ा सकते, तो ठीक है, वो टारगेट सेट करता है कि क्लास 3 का बच्चा इतना ही पढ़ेगा, क्लास 7 का बच्चा इतना ही पढ़ेगा। तो ये सारा करिकुलम डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आता है ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब किस में आता है, ये सब करिकुलम का ही पार्ट होता है। करिकुलम ही इस इम्प्लीमेंट करता है इसको, ठीक है। ये थी इंपॉर्टेंस। अब हम पढ़ेंगे करिकुलम के प्रिंसिपल्स और अप्रोचेस। हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, करिकुलम को क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, करिकुलम को रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि टाइम आया ऐसा कि बच्चे करिकुलम में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो चेंजेस करे जा सके, ऐसा ना हो कि चेंजेस ही ना करे जा सके। फिर सेकंड नंबर पे आता है चाइल्ड सेंटर्डनेस, ये भी एक प्रिंसिपल है। एनईपी एनसीएफ सबने बोला है कि जो सिस्टम है, जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग चलेगा, बच्चा ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अब थर्ड नंबर पे आता है कम्युनिटी सेंटर्डनेस। अब कम्युनिटी को सेंटर्ड करते हुए करिकुलम की डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर फोर्थ पे आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिससे बच्चे जो है अनुभव से ज्यादा सीखे, हम अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है बैलेंस। बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें फिर बहुत सारी एक्टिविटीज लर्निंग बाय डूइंग ही डाल दिया, सारा का सारा सिलेबस कुछ डाला ही नहीं, कंटेंट तो कुछ डाला ही नहीं, सिर्फ एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं पूरे साल, वो तो नहीं पॉसिबल है, वो वहां पे भी बच्चा क्या है, पढ़ नहीं पाएगा। फिर सिक्स नंबर पे क्या है, क्रिएटिविटी। करिकुलम में क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, कि अलग अलग तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए जिससे वो इंटरेस्ट ले, ठीक है, उसका इंटरेस्ट बढ़े, उसका एटीट्यूड चेंज हो। फिर सेवन नंबर पे आता है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी हो यानी उसका यूज किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके, इतना फ्लेक्सिबल करिकुलम को बनाना है, इतना रिजिड नहीं बनाना है कि उसको इंप्लीमेंट ही करना मुश्किल हो जाए या उसका यूज करना मुश्किल हो जाए। अब हम पढ़ते हैं अप्रोचेस। अप्रोचेस में सबसे पहली अप्रोच है सब्जेक्ट सेंटर्ड। बच्चे का जो आप पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस अप्रोच से आप पढ़ा सकते हैं करिकुलम को। दूसरा क्या है, चाइल्ड सेंटर्डनेस, की बच्चे को केंद्रित करके बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ा रहे हैं। फिर थर्ड में लाइफ सेंटर्ड। लाइफ सेंटर्ड क्या है कि रियल लाइफ इंप्लीकेशंस हो रही है उसमें, ठीक है, और जो बच्चा जो है रियल लाइफ से रिलेट कर पाए, तो वो एक अप्रोच हो गई। ये तीन अप्रोचेस हैं जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो इम्प्रूवमेंट करिकुलम में लाए जा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट करिकुलम में सजेशंस टू इम्प्रूव करिकुलम, वो अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट कि करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या सजेशन हो सकते हैं। एज अ टीचर आप क्या सजेशन दोगे। सबसे पहले आता है इट शुड बी कोरिलेटेड। कोरिलेटेड होना चाहिए, यानी बच्चे की लाइफ से रिलेट होना चाहिए, ठीक है, करिकुलम ऐसा डेवलप होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे है एक्टिविटीज सेंटर्ड। एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम को बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जितनी एक्टिविटीज होगी बच्चा उतना ज्यादा समझ पाएगा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है साइकोलॉजिकली साउंड। ये नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया, ठीक है, करिकुलम के नाम पे आपने कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉजिकली वो चीज ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, और इम्प्लीमेंट हो सके ऐसी होनी चाहिए। फिर फोर्थ नंबर पे है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। जो अभी आपने प्रिंसिपल पढ़े उनको उनके बेसिस पे बनाना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ये ड्रॉबैक्स उसमें ना निकले, इस वजह से प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए जो हमने अभी पढ़े, ठीक है। फिर इंक्लूसिव होना चाहिए कि ये नहीं है कि सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बना दिया, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है वो भी करिकुलम को फॉलो कर सके, उनके लिए अलग से करिकुलम डेवलप ना हो इसीलिए उसे इंक्लूसिव होना चाहिए। फिर सिक्स्थ पे आता है डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको पहले ही ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेने होंगे कि आप किस लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए आप बना रहे हैं,
थर्ड लेवल के लिए बना रहे हैं या 7th क्लास के बच्चे के लिए, किस क्लास के लिए बना रहे हैं, तो वो आप डिफाइन कर लोगे पहले, ठीक है। फिर आता है 7th पे आता है फॉलो अप। करिकुलम बेसिकली क्या है कि करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स पहले से डिफाइन करता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे के लिए कितना रिक्वायर्ड है, वो सब करिकुलम डिफाइन करता है। फिर 7th पे आता है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है कि अगर समय आने पर उस करिकुलम को रिवाइज किया जा सके, उसमें चेंजेस लाए जा सके, तो दैट वो क्या है, फॉलो अप ऑफ करिकुलम, जिसका हम फॉलो अप ले सके। तो ये था हमारा सजेशंस टू इम्प्रूव करिकुलम। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ही, सोशल स्टडीज और सोशल साइंस के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सोशल स्टडीज वर्सेस सोशल साइंस, ठीक है। आप अब इसको कैसे डिफाइन को आप डिफरेंसेस को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। इसका आंसर राइटिंग फॉर्मेट क्या है, आपको कोई भी डिफरेंशिएट करना हो, आप पहले एक कॉलम बनाओगे बेसिस का, फिर जिनके बीच में बनाना है आप उनके कॉलम्स बनाओगे। तो ये वाला कॉलम बहुत जरूरी है, इससे आपके मार्क्स अच्छे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका डिफाइन। हम डिफाइन पढ़ेंगे कि इन दोनों की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेशन के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, ये देखो मैं आपको पहले बताती हूँ। मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है, जिसे आप अपने नोट्स में ये वर्ड्स ऐसे एज इट इज आप नोट्स में उतार लेना, जिससे आप जो है अच्छे से समझ पाओगे और आपको वो बड़ी बड़ी लाइंस याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये छोटे से लाइंस याद रखोगे, फिर ये आपको पेपर में नहीं लिखने ये वर्ड्स, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। सोशल स्टडीज आप पूरी डेफिनेशन लिखोगे, जैसे मैंने आपको बता रखी है डेफिनेशन, तो आप वो पूरी लिखोगे। लेकिन ये वर्ड है जिसे आप याद रख सकते हो, कीवर्ड्स हैं कि ये तो डिफरेंसेस है और इजीली आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि ये सोसाइटल टॉपिक्स पे बात करता है, सोशल साइंस जो है बिहेवियरल फिनोमिनन पे याद करता है। अच्छा, एक और चीज, आप जो है सारे पॉइंट्स जो आप है ना एक तरीके से आप याद कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ। देखो, आप जो सोशल साइंस वाला जो जितना भी कंसेप्ट है, आप इसमें सारे पॉजिटिव पॉइंट्स लिखोगे, इसमें सारे नेगेटिव। आप कैसे, जैसे जो बेसिस है डेफिनेशन के बेसिस पे ये एक बिहेवियरल फिनोमिनन है, ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। अब अप्रोच, इसकी अप्रोच क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है, लेकिन इसकी अप्रोच जो है रिसर्च से ओरिएंटेड है, क्योंकि साइंस में आता है, ठीक है। अब स्कोप क्या है, अब फिर से वही नेगेटिव बात, इसका स्कोप कम है, नैरो है, इसका स्कोप वाइड है, वाइडर है, वास्ट है, ठीक है। नेचर, इसका नेचर डिस्क्रिप्टिव है, यानी डिस्क्रिप्शन ज्यादा देता है। एनालिटिक जो है कि पूरा एनालाइज करता है, सिर्फ एक कंटेक्ट को डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कोई लेसन दे दिया, या मैं जैसे अभी आपको लेसन दे रही हूँ, जैसे लेसन ऑन डेमोक्रेसी है और पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। और ये हमारी थी पूरी एसएसटी की पूरी यूनिट। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पार्ट्स और टॉपिक्स, सब टॉपिक्स सब समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक में डाउट है या समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।